साथियों, आज एक और विषय को लेके आपके सामने आए हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड कहना चाहिए इसे। अच्छा, मैंने डेलिबरेटली यूज़ किया है, वुमेन यूज़ नहीं किया है या ह्यूमन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर जो ये पूरी समस्या है इसमें पुरुष का बड़ा योगदान है। ठीक है, मैन वर्सेस वाइल्ड और ह्यूमन वर्सेस नेचर, हम इसे कैसे देखें, या जो अभी संघर्ष हो रहा है इंसान और जंगली जानवरों के बीच में, हम उस विषय को देखना चाहते हैं। इसकी शुरुआत हम करते हैं आज रविवार के दिन, जो हमें शुरुआती पेंटिंग्स मिली थी। हमारी साथी हेमलता ने ये अपनी ड्राइंग शेयर करी थी और इसके बारे में पूरे देश में बात की जा रही है। 27 मई की ये घटना है। इस मादा हाथी या हाथिनी के साथ जो कुछ हुआ वो सच में बहुत एक अमानवीय कृत्य था। उसकी आलोचना करी जा सकती है और करी गई है, लेकिन उस पूरी आलोचना के पीछे एक बहुत बड़ी कारण है, या एक बहुत बड़ा एक जो पूरा तर्क है या एक पूरी समस्या है, हम उसको भूल रहे हैं। तो हेमलता ने दिखाने की कोशिश की कि ह्यूमन आर नॉट रिलायबल, कि इंसान विश्वसनीय नहीं है। दे गिव अस फूड, ऐसा वो अपनी माँ बता रही हूँ, प्रेग्नेंट एलिफेंट है, और वो कह रहे हैं कि ह्यूमन आर सो गुड। दूसरी तरह से ये सतीश आचार्य हैं, बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं, उनका एक कार्टून है, तो लास्ट कन्वर्जेशंस लिखा है। ये इस फीमेल एलिफेंट की लास्ट कन्वर्जेशंस है। ये मल्लापुरम और पक्कड़म दो जगह हैं, लगभग 4 जिले, एक वन क्षेत्र आता है साइलेंट वैली में, केरला में। भारत के सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स, सबसे ज़्यादा जैव विविध, अलग अलग तरह की प्रजातियां, जहाँ जंगलों की, पेड़ पौधों की, चिड़ियों की, इवन अलग अलग फ्रॉक्स की, बटरफ्लाइज की अलग अलग प्रजातियां जिस साइलेंट वैली में रहती हैं, बहुत ज़्यादा विविधता है। उस केरल में एक नदी बहती है, बेलियार नदी। उस नदी में ये हाथिनी 27 मई तक ये रहती है, 3 दिन तक ये रहती है, और इसकी मौत हो गई। क्या हुआ अभी देखते हैं। उससे पहले लिखा है, ये इसका अंतिम ये कन्वर्जेशन है, बात कर रही है। इसके पेट में बच्चा था, पोस्टमार्टम के बाद पता चला। अम्मा आई विल नेवर बी एबल टू सी द ह्यूमंस, मैं कभी इंसानों को नहीं देख पाऊंगी अगर आपकी डेथ हो गई। ये एक कल्पना है उस चित्रकार की, उस कलाकार की। और ये कहती हैं, यू वुडंट रिग्रेट बेबी, तुम्हें कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि तुमने इस इंसान को नहीं देखा। इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई। तो एक ये ट्रेजेडी थी और ये पॉलिटिक्स है, ये कुछ दिखाए गए हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए। आज एक और घटना हो गई। कल की एक घटना हिमाचल प्रदेश में, बस ऐसी ही एक घटना है कि वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं, तो डेलिबरेटली वो पिक्चर्स नहीं लगाया गया है। इसी तरह की एक में क्या हुआ कि एक गर्भवती गाय थी, उसको भी विस्फोटक से उसका पूरा मुंह फट गया। इस घटना में ये हुआ था कि जहाँ पे ये थी गई और एक अन्नानास पड़ा हुआ था, जैसा कि हेमलता ने दिखाया है, और इस अन्नानास के अंदर बारूद था, और जब इसने खाया तो उसका पूरा मुंह फट गया। 3 दिन तक ये यहाँ रही। और उसके बाद क्या होता है कि वन विभाग के अधिकारी हैं मोहन कृष्णन, उन्होंने रैपिड रिस्पॉन्स टीम के, उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक पोस्ट 2 तारीख को लिखी, जिसके बाद ये सबको पता चला कि ऐसी घटनाएँ हो गई हैं। ये ऐसा नया हुआ है क्या, ऐसा क्यों हुआ है, और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अभी गाय का केस देखा, अभी देखा कि प्रदेश की 91 तहसीलों में बंदरों को मारने की मंजूरी है। मंडी हिमाचल प्रदेश से है, क्योंकि एक बंदर है मकाक, रिसस मकाक, वो क्या कर रहा है कि वहाँ की बहुत फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है। जो लोग उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं और हमारे इस ग्रुप में जुड़े हैं, वो समझ रहे हैं कि बंदर, जंगली सूअर या और भी जो ऐसे जानवर हैं, जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ, तो कैसे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं वो समझते हैं कि ये बहुत लंबी प्रैक्टिस है कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों को रोकने के लिए कहीं तार बाड़ होती है, कहीं बिजली के करंट होते हैं, कहीं खड्डे खोदे जाते हैं और उनको मारते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसको जरा सा समझने के लिए मैं हिंदू की एक 2018 की एक रिपोर्ट ले रहा हूँ, क्योंकि साउथ में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वहीं से है। एक छोटा सा सैंपल है, 5200 परिवारों के बीच में किया गया, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो हैं भारत सरकार के वन कानून और हमारी नीतियों के तहत, जिसमें से हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटीज़, एनिमल हैबिटाट, इन सबको बचाना चाहते हैं। इकोसिस्टम्स में हमने क्या किया है कि 3 तरह से अपने जो एरियाज़ हैं उनको बांटा है प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। एक को बायोस्फीयर्स कहते हैं, एक को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहते हैं, एक को नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ पे और गतिविधियाँ नहीं होती, लोग नहीं जाते, जिससे कि जंगली जानवर और पक्षी, पशु और यहाँ तक कि वनस्पति का संरक्षण हो। वहाँ के जो नज़दीक के लोगों ने पता किया तो 71% घर वालों का ये कहना है कि उनकी फसल को जंगली जानवरों से नुकसान होता है। और ज़्यादातर लोगों का तो ये बात रिपोर्ट भी नहीं हो पाती है, और इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक लड़ाई होती है, वहाँ पे एक संघर्ष होता है इंसान और जंगली जानवरों के बीच में, लोकल पॉपुलेशन के बीच में। इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है और इसका इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम, हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद होगा, जो लास्ट
इन्वायरमेंट डे के दिन हमने बात करी थी, परसों हम उसमें भी यही बात कर रहे थे कि एक इकोसिस्टम में इक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो उसके रिलेटेड ही इस चीज़ को समझने की जरूरत है। इसी को हम समझें तो उससे पहले कुछ एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखते हैं। ये बीबीसी हिंदी है, जरा विश्वसनीय है। तो इसमें ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा कि अगर बाघ, जंगली जानवर सरकार की संपत्तियां, अगर वो किसी की फसल का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सरकार को उसकी फसल के मुआवजा जो देना चाहिए, क्योंकि एक किसान था, उस किसान की फसल बर्बाद हो गई थी केले की, तो उसको कुछ लाख रुपया मुआवजा कोर्ट ने सरकार से दिलाया, क्योंकि जंगली जानवर फसल बर्बाद कर रहे थे। इसका मतलब ये बहुत ही, जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और जो ऐसे एरियाज़ में खेती किसानी करते हैं वो जानते हैं कि जंगली जानवर बहुत बड़ी संख्या में किसान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इसलिए द्वंद्व होता है। तो यहाँ पे एक और बीबीसी की रिपोर्ट है जो मुझे अच्छा लगा। इसमें ये लिखा है कि जंगल से सटी बस्तियों के स्थानीय लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जानवरों के साथ रहने के अभ्यस्त थे। तो ऐसा क्या हो गया? लेकिन अब ये हुआ है, जंगल सिकुड़ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण जंगल साफ किए जा रहे हैं, जंगल सिमट रहे हैं, तो दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ रहा है। जब आप उनके घर, वो आपके घर पे नहीं आ रहे हैं, सॉरी, वो आपके घर पे नहीं आ रहे हैं, आपने उनके घर पे अपने खेत, अपनी ज़मीन, अपने रोड, आपने और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े बांध बना दिए हैं। तो इसलिए हमारे बीच में संघर्ष हो गया है। हमारे पर्यावरण के लिए जंगल और दूसरे जीव जंतु काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस इलाके में पहले भी ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है, उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ। इस इलाके में पहले भी हाथियों का काफ़ी तांडव या उत्पात था। हाथियों का झुंड अक्सर इंसानी बस्तियों में पहुंचकर तोड़फोड़ करता और खड़ी फसल को नष्ट कर देता था। तो ऐसा ये बहुत सारी जगहों पे हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है जहां दिखाया गया है कि कैसे हाथी एक इंसान को उठा के फेंक रहा है, उसी केरला में। और केरला में ये भी बताया गया है कि पिछले लगभग 2015 से 416 हाथियों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर ही मेरे ख्याल से इसी साल शायद 24 अननेचुरल डेथ्स हुई हैं। पिछले 5 सालों में अननेचुरल डेथ है, प्राकृतिक मौत नहीं है। इस हाथी जिसकी मौत हुई है केरला में, इसकी भी 12 से 13 साल के बीच में मृत्यु हुई थी। जरा सा उत्तराखंड में हम इस समस्या को देखने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के जंगल और इंसान के बीच का रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा है। मानव वन्य जीवन संघर्ष में एक हफ्ते में 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गई। बदले में 2 आदमखोर गुलदार यानी तेंदुए हेलीपॉड्स को मार दिया गया। एक खबर। दूसरी खबर, हमारे अगर कोई पौड़ी गढ़वाल से हो तो 2 भाई बहन थे, राखी और राघव, तो भाई बहन पे हमला कर दिया। 4 साल के राघव को खींचकर राखी ने बचाया और उसके लिए उसको नेशनल प्राइज़ के लिए नाम भेजा गया। अच्छी बात है नेशनल प्राइज़ के लिए नाम भेजना, लेकिन ये समस्या क्यों है, इसको समझना भी उतना ही जरूरी है। ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसके बारे में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो हमारा देहरादून में, वो कहता है कि जंगल में गुलदार के लिए बहुत कम भोजन है। ध्यान से समझिएगा, भोजन नहीं है तो उसके इकोसिस्टम में फूड नहीं है। फूड चेन, फूड वेब पढ़ा है ना आप लोगों ने छोटी क्लासेज में। इसका अध्ययन भी किया गया और पाया गया कि जंगल में काकड़, गोरल, जंगली मुर्गी, जंगली सूंगर बहुत मात्रा में है। जब उसके पास खाने को नहीं है तो क्या करेगा? अपने भोजन के लिए रिहायशी जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे आता है, और बगल में फिर क्या होता है, वहाँ आके गांव पे हमला करता है, लोगों के घरों से जानवर को उठा लेता है। और ये भी कह रहे हैं, वो संस्थान कहता है कि 100 किलोमीटर के क्षेत्र में 12 गुलदार हैं जो जनसंख्या के घनत्व से बहुत अधिक हैं। तो ये क्या हुआ? हमारे इकोसिस्टम्स में हमने बताया था ना, पॉन्ड में सब कुछ बैलेंस है। अगर वो बैलेंस बिगड़ेगा, किसी की संख्या बढ़ेगी, किसी की घटेगी, तो आपका इकोसिस्टम में गड़बड़ होगा। इसीलिए वो आपके एरिया में आ रहे हैं। हमारे जश्न बचपन के मंच पे बहुत सारे बच्चे वेरीनाग से हैं, शायद कुछ बच्चे हैं वेरीनाग से। पिथौरागढ़ के वेरीनाग में आपको याद होगा लास्ट ईयर की कहानी है कि 3 साल के बच्चे को उसकी माँ की गोद से झपट लिया गुलदार ने, और उसके बाद क्या होता है, उस बच्चे की मृत्यु भी हो गई। तो ये केसेस बहुत सारे हमें दिख रहे हैं। तो हमें इसको इस तरह से देखना है, जो पूरी ये घटना हुई है कोई, और ये केरल में इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये केरल ही नहीं, मुझे उत्तराखंड में खुद याद है जब मैंने पहाड़ी एरियाज़ को देखा तो वहाँ लोग सूअर को मारते हैं, अपनी फसल को बचाने के लिए बिजली के तार छोड़े रहते हैं, या कभी कभी वो लोग अटैक करते हैं तो बंदर की डेथ हो जाती है। वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो, बल्कि सिर्फ वो अपनी बहुत मेहनत से बनाई गई फसल को बचाना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसे आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि इसको केरला में बोला जाता है, इस पूरी प्रोसेस को पक्कड़म एक प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या कहते हो, या पिग क्रैकर्स आप बोलते हो, जहाँ फसलों के बीच में मांस या आप बारूद रखते हो जिससे जानवर खाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही देखना चाहिए। तो हम एक चीज़ ये समझ में आया है कि कुछ एग्जाम्पल है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, कि पहली बात तो है जो शिकारी होते हैं, जो ये शिकारी जानवर है, ये डोमेस्टिक एरियाज़ में आके आ रहे हैं और जानवरों को खा रहे हैं। पहाड़ों में गोट से आके जानवर को उठा लेना, आपने सुना होगा, डॉगी को उठा लेना।
और ये आते हैं फसल को नुकसान करते हैं, घेरे होते हैं फेंसेज उसको नुकसान करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो आपका रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, जहाँ रिहायशी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो खाने की खुशबू है बची हुई चीज़ों की, उसकी तरफ ये आकर्षित होते हैं। जैसे राजा जी नेशनल पार्क हमारा है देहरादून वाला, वहाँ से जब आप ट्रेन जाए तो लोग रैपर फेंक देते हैं कुरकुरे चिप्स के, उससे आती खुशबू से आते हैं और बाद में ट्रेनों से कट के उनकी मौत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं। और जैसे जैसे आपकी गिलहरी है, वो क्या करती है, या चमगादड़ है, वो फसल को खा रहे हैं, ये संघर्ष हो रहा है। चिड़ियाँ घोंसला बना रही हैं और बहुत बार आपके चिड़ियों से क्या हो रहा है, बहुत सारी एक्सीडेंट हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के इंटरवेंशन से, जैसे एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट के। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमें इनके साथ मिल के रहना सीखना होगा। तो ये रहना कैसे सीखा जाएगा, ये सिर्फ एक जगह का नहीं है। जैसे यूपी में वहाँ पे संघर्ष है, उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में एक दर्दनाक सीन आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से ये खबर है, और ये कहता है कि लंगूरों ने जंगल को छोड़ बिजली टावरों पे बनाया आशियाना, बिजली के टावर पे। और वो टेलीफोन के टावर पे घर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पेड़ नहीं बचे हैं, और उनको पेड़ बहुत छोटे हैं। उनको लगता है कि 90 फुट ऊंचे जो बिजली के टावर है वहाँ हम बचे रहेंगे। ऐसा वहाँ की एडॉप्शंस ऑफ पावर टावर एक कोई स्टडीज़ आई है, तो उसने ये कहा है कि ये अपने आप को एक तरह से चेंज कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या है अभी तक हमें समझ में आया। पहली बात तो हमने उनके एरिया पे कब्जा किया है और हम एक्सपेंशन कर रहे हैं शहरों को, रेजिडेंशियल एरियाज, रोड के नेटवर्क बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादातर रोड हैं, जैसे मैंने राजा जी नेशनल पार्क की बात करी, वो बीच से निकल रहे हैं, उनके जानवरों के हैबिटाट के बीच से निकल रहे हैं। लैंड को हमने अलग तरह से यूज कर दिया है। हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ हमने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे बहुत ही अनसाइंटिफिक फॉरेस्ट्री की है। जंगलों में जो प्राकृतिक पेड़ है जिस पे जानवर निर्भर रहते थे, उनको खत्म करने के बाद हमने एक ही जैसे प्लांट लगा दिए गए हैं, मोनोकल्चर प्लांट। साल भी हो सकता है, शीशम भी हो सकता है, यूकेलिप्टस या पॉपुलर। तो इससे उनका घर के लिए जहाँ वो रहते थे वो जगह नहीं बची। और बहुत ही अनियंत्रित जो टूरिज्म है, पर्टिकुलरली उत्तराखंड में, बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा दर्शकों को, जो लोग रामनगर से हैं वो समझ सकते हैं कि क्या असर पड़ता है जब बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं आपके फ्रजाइल इकोसिस्टम्स पे, तो उन जानवरों पे क्या असर पड़ता होगा। और जब उनके पास ये नहीं होता अपना खाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, तो आपके इस तरह के जो शिकारी जानवर होते हैं वो शिकार के इंतजार में बाहर चले जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसको हमें ऐसे भी समझने की जरूरत है, पूरी की पूरी फूड वेव है। ठीक है, आपने फूड साइकिल को समझा होगा। ठीक है, फूड साइकिल का एक्सटेंशन रूप है फूड वेव है। देखो ये प्लांट है, इन पे ये कहीं फ्रूट फ्लाई है, बटरफ्लाई है, ग्रास के ऊपर है, ये डिपेंडेंट है, इस पे फ्रॉग या रेड डिपेंडेंट है, इस पे कोई डिपेंडेंट, पूरी की पूरी फूड वेव है। हमने पढ़ा है ना छोटी क्लास में, फूड साइकिल और फूड वेव उसका एक्सटेंशन है। और उस फूड वेव के टॉप पे कौन है, आप इंसान, इसके टॉप पे आप हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्लांट हैं, आप प्लांट भी ले रहे हैं, आप फिश भी ले रहे हैं, और आप इसके टॉप पे हैं। तो एंड ऑफ द डे ये सब पे इम्पैक्ट पड़ना है। तो इसका असर क्या हुआ है, इसका असर ये हुआ है, एनिमल की डेथ है, फसल को नुकसान हुआ है, ह्यूमन लाइफ को असर हुआ है, लोगों के हमले हो रहे हैं, लगातार इंजरी हो रही है, और लाइफ स्टॉक जो है आपका, जो जानवर है, घरेलू जानवर और जंगली जानवर, दोनों की मृत्यु भी हो रही है। इसमें कम मुआवजा दिया जा रहा है, लोगों की लाइफ पे असर पड़ रहा है, उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले लोग ये समझ सकते हैं कि जंगली सूंगर और बंदर कितने बड़े स्तर पे उनकी एग्रीकल्चर की जो प्रोस्पेक्ट्स था, खेती किसानी करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते थे, उसको असर कर रहा है। और इसके कारण से वो गाँव छोड़ के नीचे आ गए हैं, क्योंकि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है जंगली जानवरों के कारण। और वो अब इसमें जंगली जानवरों का दोष है किसका है, इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा असर हुआ है कि फसल नुकसान हुई है और वाइल्ड लाइफ पे भी असर पड़ा है। तो अगर हम केरला के मॉडल से बाहर जाने की कोशिश करें तो लार्जर इशूज़ क्या है, उसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे।